सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ हिस्ट्री। सो गाइज, आई नो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। सो आई एम कमिंग बैक विद द संगम एज। बहुत ज़्यादा मेरे को मैसेजेस आ रहे थे संगम एज के। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट विद द वीडियो। सो वी विल गोना स्टार्ट विद संगम एज। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ संगम? संगम मीन्स होता है असेंबल। असेंबल मतलब एकत्रित होना। तो अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि मतलब संगम एज में एकत्रित और असेंबल का क्या मीनिंग है? संगम एज बेसिकली क्या था? चोलाज, चेराज एंड पांड्याज, ये तीन प्लेसेस थे, बेसिकली तीन किंगडम्स थे जो कि तमिलनाडु, इस टाइम पे तमिलनाडु की तरफ पड़ते हैं। एंड ये उस टाइम पे प्लेसेस थे साउथ में, जिनकी वजह से संगम एज बना है। इन तीनों को मिला के ही संगम एज बना है। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन मीनिंग ऑफ द संगम। इन तीनों को मिला के संगम एज बना है। सो दे आर द किंगडम्स इन तमिलनाडु. So they use the term Dravidian, means the people belong from the linguistic group, and they used to speak Tamil, Kannada, Telugu and Malayalam. तो गाइज बेसिकली क्या था, जो पीपल्स थे जो वहाँ रहते थे, वो बेसिकली जो लिंग्विस्टिक जो उनकी लैंग्वेज थी उसको दावेदियन बोलते थे। एंड वो जो लैंग्वेजेस थी जो बोलते थे वो क्या क्या थी? तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम। तो ये कुछ लैंग्वेजेस थी जो कि संगम एज में उस टाइम पे बोली जाती थी और जो कि हमें क्या है पता चली है। अब बात ये आती है कि हमें कैसे पता चला कि संगम एज एग्जिस्ट करता था या संगम एज भी कुछ था। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है? लिटरली सोर्सेज होते हैं। तो लिटरली सोर्सेज में हमारे पास क्या क्या चीजें थी? तिरुकुरल, रिटन बाय तिरुवल्लुवर। तो गाइस ये जो नाम है ये कैसे हैं, थोड़े सी मतलब टफ हैं, बट स्टिल तिरुकुरल वाज रिटन बाय तिरुवल्लुवर स्वामी। ठीक है, हाँ मुझे पता है थोड़ा मुश्किल है, मैं अभी कंफ्यूज हो रहा हूँ। ओके, सो ही इज़ अ पोएट एंड हिज टीचिंग इज़ अ सोर्स ऑफ इंटरनल इंस्पिरेशन एंड गाइड टू द तमिलियंस। तो गाइज क्या था उस टाइम पे, जो ये पर्सन थे तिरुवल्लुवर स्वामी, तो ये पोएट थे एंड बेसिकली ये इनकी जो टीचिंग्स थी वो जो तमिलियंस थे वहाँ के, उनको काफ़ी ज़्यादा गाइड करती थी, इंस्पायर करती थी। सो नेक्स्ट इज एपिक्स। सो शिलापदिकरम एंड मानी मेघालय। तो गाइज जो शिलापदिकरम थी तो दैट इज़ द वन एपिक एंड मानी मेघालय इज द सेकेंड एपिक। तो अब जो शिलापदिकरम थी उसमें क्या था? इट डील्स विद द लव ऑफ माधवी। द स्टोरी का जो मेन मोटिव है, जो थीम है वो क्या था? डील विद लव ऑफ माधवी। सेकंड इज मानी मेघालय। तो बेसिकली इसमें क्या था गाइज? ये एडवेंचर था, तो इसमें कुछ एडवेंचरस होगा। आई एग्जैक्टली डोंट नो व्हाट इज इट एग्जैक्टली। सो दिस आर द लिटरेरी सोर्सेज। एपिक्स हैं और जो पोएट जो बुक्स हैं जो बताती हैं लिटरेरी सोर्सेज के बारे में। अब हम आगे बढ़ेंगे आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में। अब देखिए लिटरेरी सोर्सेज कुछ ऐसा हो गया कि हाँ जो देखा मतलब जो लिखा गया है, ठीक है। वाया प्रूफ अगर मैं बात करूँ तो उसके लिए हम आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में जाएंगे। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज क्या हैं, कैसे होते हैं, तो संगम एज के क्या क्या थे, मैं अब उन चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। सो कमिंग विद द फर्स्ट आर्कोलॉजिकल सोर्स दैट इज मेगालिथिस। तो जो सबसे पहला सोर्स था हमारे पास आर्कोलॉजिकल वो था मेगालिथिस। बेसिकली वो क्या होता है? बिग रॉक्स होते हैं और स्टोन्स, बिग रॉक्स और स्टोन्स व्हाटएवर यू कैन से, जो बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं उसमें क्या था? स्ट्रक्चर्स बनाए हुए रहते थे, ठीक है। और स्ट्रक्चर्स बनाए हुए रहते थे, टूल्स बनाए हुए रहते थे, जो मतलब इंस्क्रिप्शंस जो होते हैं बेसिकली मेगालिथिस वो होते थे। और हीरो स्टोन्स भी कुछ मतलब ऐसे मेगालिथिस का ही कुछ पार्ट था। हीरो स्टोन्स उसमें क्या होता था? बेसिकली हीरो स्टोन्स में उसमें लिखा जाता था, जैसे आज के टाइम पे जो जवान हमारे शहीद हो जाते हैं आर्मी के, तो उनके उसमें लिखा जाता है, नेम वगैरह लिखा जाता है। तो वैसे ही सेम हीरो स्टोन्स में भी लिखा जाता था जो शहीद हो जाते थे या ऐसे करके, ठीक है। और मेगालिथिस में और क्या क्या चीज़ें आती थी? देखिए दे थिंग्स कंटेन्स स्केलेटन ऑफ पीपल्स। जो उस टाइम के पीपल्स थे उनके स्केलेटन भी उनमें आते थे, मेगालिथिस में आते थे। आयरन टूल्स आते थे, एरोज आते थे, पोर्ट्री आती थी, बहुत सारी चीजें आती थी। सेकंड जो हमारे पास थे वो थे इंस्क्रिप्शंस थे। इंस्क्रिप्शंस में जैसे कि आपके हीरो स्टोन्स आ गए, ठीक है ना, द स्टोन्स विद डिफरेंट ड्रॉइंग्स, दैट आर द इंस्क्रिप्शंस। एज आई हैव सेड यू अर्लियर कि जिनमें पत्थरों में ड्राइंग बनाई जाती थी उनको इंस्क्रिप्शंस बोलते थे। तो दीज आर द आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। और मैक्सिमम जितने भी चीजें होती हैं, चाहे आप संगम एज ले लीजिए, चाहे मौर्यन एज ले लीजिए, आप चाहे जो चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास हड़प्पन सिविलाइजेशन वो ले लीजिए, तो सब में इंस्क्रिप्शंस होते ही होते हैं। गाइस अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस अभी तक चेकआउट नहीं की है तो आप प्लीज़ जाइए वीडियोस चेकआउट कीजिए और यू विल गेट योर गुड नंबर्स व्हाइल वॉचिंग माई वीडियोज़। तो जाइए कमेंट कीजिए आपको वीडियोस कैसी लगी, इस वीडियो में भी कमेंट कीजिए कैसी लगी। और बाय साइड वी आर ऑल्सो डूइंग आवर साइंस वर्क। तो हमारी साइंस की भी कुछ वीडियोस हैं, कुछ नहीं बहुत सारी वीडियोस हैं, सो गो एंड चेक इट आउट। व्हाट नेक्स्ट?
तो गाइज अब हमारे पास क्या था कि संगम एज में हमें पता चल गया कि संगम एज क्या है, ठीक है। संगम एज किस किस चीज़ों को मिला के बनी है, संगम एज जो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज हैं वो क्या है, लिटरली सोर्सेज, लिटरेचर के सोर्सेज उसमें क्या हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, कि जो संगम एज बना था किससे बना था, जो उनके 3 किंगडम्स थे, द पांड्याज, द चेराज एंड द चोलाज। तो बेसिकली यही है पांड्याज। जैसे मैं आपको चलो एक चीज़ बता देता हूँ, आप कैसे याद करोगे। पांड्याज जो एक कास्ट है पांडे, बहुत इजीली आई जाती है हर जगह पे, ठीक है। और एक चेराज, चेराज मतलब यू कैन गो थ्रू विद द फेस, चेहरा और चेराज, राइट। एंड उसके बाद अगर मैं चोलाज की बात करूँ तो चोला, जैसे छोला होता है, एक दाल होती है हमारे यहाँ, तो उससे आप चोलाज याद कर सकते हैं, राइट। तो मैं बेसिकली बता देता, जो पांड्याज थे उनका जो एनवलप था वो फिश था, ठीक है। चेराज का जो एनवलप था वो बो था, एंड जो चोलाज का एनवलप था वो टाइगर था। अब हम बात करते हैं पांड्यास के बारे में कि पांड्यास क्या था। तो पांड्यास की जो कैपिटल थी उसको मदुरई बोलते थे। तो जो किंग थे यहाँ के, उनका नाम था निदुंजलियन। और जो ये किंगडम था, जो ये पांड्यास किंगडम था, ये किस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था, पर्ल्स के लिए। और जो यहाँ का वुमेन्स को यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या महत्व दिया जाता था, ठीक है। तो ये इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। कौन सा किंगडम? पांड्यास। इफ विल टॉक अबाउट चेराज, तो चेराज में क्या था, रॉक एडिक्स थे, बहुत सारे रॉक एडिक्स, अशोका के टाइम के जो रॉक एडिक्स थे वो थे, ठीक है। तो दिस लैंड इज रेफर्ड टू द चेराज। तो ये यहाँ का जो मेन, अगर मैं बोलूँ कि एक 1 वर्ड सेंटेंस है, तो द रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोकाज रेफर टू दिस लैंड चेराज, राइट। तो चोलाज की अगर मैं बात करूँ तो चोलाज क्या था, वो फेमस था किस चीज़ के लिए, कॉटन ट्रेड्स के लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस था। क्या था फेमस? चोलाज, ठीक है गाइज। सो वी आर डन विद द किंगडम्स नाउ। सो देयर आर ओनली 3 किंगडम्स, पांड्याज, चेराज एंड चोलाज। तो गाइज हमने पढ़ा किंगडम्स के बारे में, वहाँ के क्या ट्रेड्स थे, वहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब हम बात करते हैं उन किंगडम्स में रहने वाले लोगों के बारे में। तो बेसिकली वहाँ की सोसाइटी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो गाइज वहाँ की जो सोसाइटी थी वो 4 कास्ट में डिवाइड थी। जैसे यहाँ पे ब्राह्मण्स होते हैं, शूद्राज होते हैं, वैश्याज होते हैं, क्षत्रियाज होते हैं। तो वहाँ पे क्या था, ऐसे अंथरार्स जो कि ब्राह्मण्स होते थे, ठीक है, अरासर्स जो कि क्षत्रियाज होते थे, वैश्यार जो कि वैश्याज होते थे, एंड वेलवर जो कि शूद्राज होते थे। तो अंथरार, अरासर, वैश्यवर, वेलवर, ठीक है गाइस। तो ये कुछ वहाँ की 4 कास्ट थी जिनमें वो डिवाइडेड थे। नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट कि वहाँ पे पोजीशन क्या थी वुमेन की, वुमेन पोजीशन की अगर हम बात करें तो गाइस वहाँ पे हाई स्टडीज जो थी, हायर एजुकेशन, वो वुमेन्स के लिए प्रोवाइड कराई जाती थी। उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छे वे में ट्रीट किया जाता था। वहाँ पे वुमेन्स को एक वर्ड दिया गया था वहाँ पे, चेस्टिटी, मतलब प्योरिटी ऑफ वुमेन। तो इस वे में वुमेन्स को ट्रीट किया जाता था। चेस्टिटी अगर आप कहीं पे वर्ड सुनेंगे तो दैट मीन्स प्योरिटी ऑफ वुमेन, ठीक है गाइस। नेक्स्ट इफ आई विल टॉक अबाउट सोसाइटी, तो थर्ड उसमें आ जाता है इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। तो गाइस क्या था कि वुमेन्स को अलाउड नहीं था सेकंड मैरिज करना। उनके साथ एक और चीज़ थी, वो सेकंड मैरिज भी नहीं कर सकती थी। एंड द थिंग इज कि आफ्टर द मैरिज और बिफोर द मैरिज दे कैन नॉट आस्क फॉर देयर फादर फॉर द प्रॉपर्टी। वो अपने फादर को नहीं बोल सकती थी, जो उनके फादर की प्रॉपर्टी थी उसको मतलब उनके नाम पे रजिस्टर करने के लिए वो नहीं बोल सकती थी। तो गाइस सोसाइटी में सिर्फ हमारे पास यही चीज़ें आएंगी। 4 कास्ट के बारे में अगर आपको पेपर में पूछा जाता है तो 4 कास्ट के बारे में आप बता दीजिएगा, पोजीशन ऑफ वुमेन्स अगर आप बता देंगे, और उनकी जो मैरिज के बारे में था, इंस्टीट्यूशंस के बारे में था, अगर आप वो चीज़ें बता देंगे तो दैट विल बी इनफ। और गाइस हीरो स्ट्रक्चर के हीरो स्टोन्स जो होते हैं आप उनके बारे में बता सकते थे कि सोसाइटी में हीरो स्टोन्स को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती थी, क्योंकि वो लोग क्या होते थे, वो लोग उनके सेवियर्स होते थे, वॉरियर्स होते थे वो उनके, जो कि उनको क्या करते थे, दुश्मनों से बचाते थे, ठीक है। एंड वो लोग क्या करते थे, उन जो रिलीजियस और रिचुअल्स की बात करूँ तो रिलीजियस और रिचुअल्स में आपको पता ही है कि हर जगह ब्राह्मण जो अंथनार बोलते हैं उनको गाइस, ठीक है। तो जो ये अंथनार थे ये उनके यहाँ के ब्राह्मण्स थे, और बेसिकली जो वर्शिप होती थी वो किसकी होती थी, वो विष्णु जी की होती थी। एज ऑलवेज जो ओल्डेस्ट टाइम में थे वो सिर्फ विष्णु जी ही गॉड थे जिनकी मतलब सबसे ज़्यादा वर्शिप होती थी उस टाइम पे। सो यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सोसाइटी के जो कि संगम एज में बेसिकली होते थे, ठीक है। अगर आप इतना लिख देंगे तो यू विल गेट द गुड मार्क्स। एंड अदर देन दैट इफ़ आई टॉक अबाउट द इकोनॉमिक लाइफ, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा, इकोनॉमिक लाइफ क्या होती थी उनकी। तो गाइज
एग्रीकल्चर से हम स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर में उनकी इकोनॉमिक लाइफ, जो वहाँ पे मेन जो चीज़ होती थी वो राइस होती थी, ठीक है, जिसको पैडी बोलते थे। एंड अदर ग्रेन्स जो थे, जैसे रागी हो गया आपका, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, इन सबको मिलेट्स बोलते थे। और यहाँ पे जो एग्रीकल्चर था वो और किस किस चीज़ों का होता, शुगर केन का होता था, जैक फ्रूट का होता था, पेपर का होता था, टर्मरिक का होता था, सिल्क का, कॉटन का, इन चीज़ का एग्रीकल्चर यहाँ पे किया जाता था, ठीक है। बफलोज ये लोग काफ़ी यूज़ करते थे एंड ये सब इनका एग्रीकल्चर था। इफ़ आई टॉक अबाउट इंडस्ट्रीज़, तो गाइस इंडस्ट्रीज़ में इनके पास क्या क्या चीज़ें थी, इंडस्ट्रीज़ में जो ये लोग यूज़ करते थे चीज़ें या ये लोग सेल करते थे चीज़ें, वो क्या क्या थी, सिल्क था, कॉटन था इंडस्ट्री में अगर मैं बात करूँ, और मेटल की चीज़ें थी, ठीक। और मेटल वर्क्स की अगर मैं बात करूँ तो मेटल वर्क्स में जैसे कि लोहार हो गए, ठीक है, तो लोहार हो गए जो ये मेटल्स बनाते हैं, ये लोग क्या थे, इंडस्ट्री का एक पार्ट थे। देन आफ्टर इंडस्ट्री इफ आई टॉक अबाउट द ट्रेड, तो गाइज उनका ट्रेड क्या था, जो वो ट्रेड करते थे वो बेसिकली कहाँ पे ट्रेड करते थे, वो रोम में ट्रेड करते थे। रोम कहाँ पे पड़ता है गाइज, रोम पड़ता है यूरोप पे, ठीक है। यूरोप में बेसिकली इंडिया से यूरोप ट्रेड किया जाता था उस टाइम पे, तो यू कैन इमेजिन कि संगम एज भी काफ़ी वेल्दी एज रही। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत ज़्यादा होता, और किस चीज़ का होता था, कॉटन और सिल्क का ही बेसिकली यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था, क्योंकि ये चीज़ें क्या थी, ये चीज़ ऐसी चीज़ें थी जो इजीली वो ट्रांसपोर्ट कर सकते थे और जो चीज़ें ख़राब भी नहीं होती। करने के लिए तो राइस भी ट्रांसपोर्ट कर सकते थे और अदर ग्रेन्स भी वो ट्रांसपोर्ट कर सकते थे, बट उसमें क्या होता है कि ये सब पेरिशेबल थिंग्स होती हैं, ये जल्दी ख़राब हो जाती हैं चीज़। तो गाइज ये थी इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ में एग्रीकल्चर आएगा, एग्रीकल्चर में आपको एग्रीकल्चर बेस से हर एक चीज़ लिख देनी है जो जो वहाँ पे थी, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ इंडस्ट्रियल, तो इंडस्ट्रियल में सिल्क, कॉटन, मेटल वर्क्स हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा, एक्सप्लेन मतलब बता दीजिएगा कि इन सब चीज़ों का वहाँ पे चलन था उस टाइम पे इंडस्ट्री में। और ट्रेड्स में सेम, ट्रेड्स कहाँ होती थी, यूरोप होती थी, रोम में, यूरोप में एक प्लेस है रोम, वहाँ होती थी, ठीक है। ट्रांसपोर्ट होते थे एंड एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता था। एक्सपोर्ट होता था बेसिकली, इम्पोर्ट तो इतना नहीं होता था, बट यस एक्सपोर्ट होता था। किस किस चीज़ों का एक्सपोर्ट होता था, कॉटन का और सिल्क का, ठीक है। सो वी आर डन विद द संगम एज गाइज। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइज। अगर क्वेश्चन बनता है टोल्काप्पियम के बारे में, तो टोल्काप्पियम एक बुक है जो कि किसने लिखी है, टोल्काप्पियर ने लिखी है। वो बुक क्या मेंशन करती है, वो मैरिज को मेंशन करती है, ठीक है। स्टेट्स दैट मैरिज वाज एन इम्पॉर्टेंट रिलीजियस सेरेमनी। संगम एज में मैरिज को एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेरेमनी, रिलीजियस सेरेमनी माना जाता था, ठीक है। अरुंधति के बारे में अगर आप सुनेंगे तो अरुंधति क्या थी, वो फर्स्ट वुमेन थी जो कि क्या हुई थी, साउथ मॉडल बनी थी। मॉडल इन द सेंस कि वो वाले मॉडल नहीं होते, वो टीवी वाले मॉडल नहीं, ठीक है। एक आइडियल बनी थी, ठीक है, वुमेन्स के लिए। किस चीज़ के लिए, क्योंकि वो पहली वुमेन थी जिसने चैस्टिटी को, मतलब प्योरिटी को अपनाया था। वुमेन को उन्होंने एज अ प्योर सोल बोला था। एंड एज यू नो कि संगम एज में वुमेन्स की बहुत ज़्यादा मतलब उनको प्रेज किया जाता था। सो गाइज वी आर डन विद द चैप्टर। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे या नोट्स थे अगर मैं बोलूं, जो मैंने नहीं बताए थे इन बिटवीन में। एंड वी आर डन विद द चैप्टर नाउ। सो गाइज वी हैव कंप्लीटेड विद द चैप्टर संगम एज। एंड आई विल जस्ट रिक्वेस्ट यू कि आप जितना कमेंट कर सकते हैं उतना कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कैसी एक्सप्लेनेशन लगी है, कहाँ पे आपको कमी लगी है, क्या चीज़ मैंने छोड़ी है, ठीक है। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज या आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको मेरे साथ इंस्टाग्राम में शेयर कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, गो थ्रू द लिंक, फॉलो कर देना। थैंक यू सो मच गाइज।